हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चली पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस दोनों चैप्टर से आएगा। ओके, ये जो वीडियो बना रहा हूं वन शॉट वीडियो होगा और इस सिंगल वीडियो में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं A to Z क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने करना क्या है कि बिगिनिंग टू एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक उसका फेयर नोट्स बनाइए और बार बार उसको प्रैक्टिस करते जाना है। बिल्कुल ही सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जिसकी 100% गारंटी होगी हमारे पेपर में आने की। ओके, तो जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ध्यान से उसको कीजिए। ओके, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो बेसिक की ज्यादा जरूरत नहीं होती वन शॉट में, बट बेटा थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है। आप ऐसे ऑलरेडी जानते हो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, है ना। तो जब हमने इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला दिया तो क्या बन गया, एक टेबल बन गया, एक रेक्टेंगुलर टेबल बन गया। ओके, तो मैट्रिक्स और किसी का नाम नहीं बल्कि इसी टेबल का नाम है मैट्रिक्स। याद रखिए, मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिलाने से जो टेबल तैयार हो गया, इसी टेबल का नाम मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि पूरा के पूरा टेबल छोटे छोटे ब्लॉक में बटे हुए। इस ब्लॉक को बोला जाता है एलिमेंट, एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो एलिमेंट को इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। आई हमारा रो बताता है और जे बताता है कि कौन सा कॉलम है। आई हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब मान लो कि एक मैट्रिक्स अगर हमने यहाँ पे लिया और इसके सारे एलिमेंट्स को हम लिखना चाहते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये देखिए क्या है, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, ए पहले क्या लेना है, रो। रो क्या है, वन। कॉलम क्या है, वन। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ए इसके एलिमेंट्स आ गए हमारे। ओके, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यहां किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा मान लो कि एक मैट्रिक्स हमने आपके सामने रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 कर दिया। ओके, अब इस मैट्रिक्स में पूछेगा क्या कि बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो इनटू कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो कितने रो है, 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितने हैं, 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3x4। ओके, अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कुछ नहीं करना, सारे एलिमेंट को ऐड कर देना है। 3 4 जा 12, सीधा यहीं से निकाल लें 12 एलिमेंट्स। अब कहेगा कि उस एलिमेंट्स को बनाओ, बताओ कौन कौन से हैं। दे दिया, A12 निकालो, A32 निकालो, A34 निकालो, A23 निकालो। जो भी एलिमेंट देगा हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कितना है, 2, तो 1 2 आ गया 2। 3 2 थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम कितना है, 10, 3 2 10 बन गया। 3 4 थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, थर्ड रो में फोर्थ कॉलम कितना है, 6 6 बन जाएगा। 2 3 सेकंड रो का थर्ड कॉलम कितना है, 7, 7। ओके, इतनी बेसिक बातें तो बिल्कुल हमारे ध्यान में होना चाहिए।
क्लियर है? चलिए अब यहां देखते हैं कि अब कैसे क्वेश्चन यहां हमारे सामने पूछेगा। अब देखिए, ये आप यहां ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लेंगे, कोई भी एलिमेंट हमें दिया गया है उस एलिमेंट को आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो यहां क्वेश्चन आया कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ले लेते हैं, ऑर्डर भी लिख देते हैं, 2x2 मैट्रिक्स है ना, whose एलिमेंट्स आर, जिसका एलिमेंट जो है किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ए आई जे आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 ले लेते हैं। इस फॉर्मेट का हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए देगा, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, उसे बनाओ। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, 2x2 मैट्रिक्स, आपने 2 रो और 2 कॉलम तैयार कर दिया। ओके, तो क्या होगा बेटा, पहले एलिमेंट लिख लीजिए, A11 A12 A21 A2, एलिमेंट्स को लिख लेना है। अब हमारे पास ए आई जे आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2, तो हमारे पास क्या है A11, यानी कि आई कितना है 1, जे कितना है 1, तो उस फॉर्मेट पे डाल दीजिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 0/2 क्या आ गया 0। A12 तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। A21 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा 1/2। A22 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया जी। इस तरीके से किसी भी तरह का अगर मैट्रिक्स पूछता है, चाहे यहां तो हमने पूछा 2x2, पूछ सकता है 2x3 निकालो, 3x2 निकालो, 3x4 निकालो, जैसा भी मैट्रिक्स पूछता है पहले मैट्रिक्स बना देना है, उसके एलिमेंट्स को आपने लिख लेना है, और जो भी इसका फॉर्मेट दे, कुछ भी फॉर्मेट दे, इस पे रखते चला जाना है। ये मैट्रिक्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको आएगी। ओके, अब इस एलिमेंट को एक मैट्रिक्स बना करके आपने यहाँ पे लिख देना है। A11 कितना है 0, 12 कितना है हाफ, 21 कितना है हाफ, और 22 कितना है 0। ये हमारा मैट्रिक्स तैयार है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैट्रिक्स में पहला आया कि ऑर्डर निकालो, एलिमेंट निकालो, किसी भी एलिमेंट को निकालो, हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास आ रहा है कि और फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट का मैट्रिक्स बनाना है। अब किस ऑर्डर का बनाना है वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। यहां हमने लिया 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 रो और 2 कॉलम हमने बना दिया। अब हमने क्या किया कि देख लिया कि किस फॉर्मेट पर है, ए आई जे आई माइनस जे बाई 2 है, तो आई है जे है, जो भी फॉर्मेट रहेगा आई के जगह पर आई, जे के जगह पर जे डाल देना है, जो रिजल्ट आएगा आपका। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो इसमें क्वेश्चन हमें दे सकता है कि कंपेयर करो, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड क्वेश्चन दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 with एंट्री 0 और 1। अब देखिए करें कि 0 और 1 लेकर के मैट्रिक्स बनाना है। कैसा मैट्रिक्स बनाना है जी, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्सेज आर पॉसिबल। तो अगर हम सोचें कि भाई 0 और 1 लेके 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो हम बना देंगे, क्या बना देंगे, 0 1 लेना है तो 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स हो गया, 0 1 0 0 दूसरा मैट्रिक्स हो गया, 1 0 0 0 3। इस तरीके से कितने मैट्रिक्स बने एक नंबर में आ सकता है।
कितने मैट्रिसेज ऐसे बनेंगे, ये हमको सोचना है। ठीक, तो हम बना के तो इतना देखेंगे नहीं सब कुछ, तो उसके लिए एक बिल्कुल ही स्पेशल फॉर्मूला देता हूं। सबसे पहले देखना है कि किसको लेकर के मैट्रिक्स बनाना है, किसको लेकर के, जीरो और क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज, माने जिसको लेकर के बनाना है का होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना है। अब देखिए 0 1 यानी कि कितने हैं, 2 एंट्री लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट होंगे, 2 2 जा 4, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16, तो 2 की पावर 4 16 मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, अगर इसी में कुछ पूछ देता हमें कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद 1 2 1 2 लेकर के हम 3 क्रॉस 3 का कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा बदलेगा नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। वो क्या है, 1 और 2, कितने एलिमेंट हमने लिए हैं, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारे पास 2 आ गए थे। अब कितने एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 3 का मतलब कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट हो, तो 2 का पावर 9 दे देना, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 9, 512। कि अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमें बनाना है, 1 और 2 लेकर के बनाए तो कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे, 512। तो आपने करना क्या है कि कितने एलिमेंट को लेकर के बनाना है, बेस डाल देना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पावर चढ़ा देना है। जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आपको बताना है। ओके, तो ये हमारे नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो एक तो यहां आपने सीखा कि हमारे पास अगर ऑर्डर किसी का दिया रहे और फॉर्मेट दिया रहे कि इस फॉर्मेट का, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो बिल्कुल आसानी से आप तैयार कर देंगे। दूसरा अगर दे दिया कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमें बनाना है, दिया रहेगा कि इस नंबर को लेकर के मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर दिया रहेगा कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो आप आसानी से इसको बना सकते। क्लियर, चलिए अब देखते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखिए अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमें सिर्फ वैसे मैट्रिक्स के विषय में सोचना है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो बेटा पहला हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, हम जानते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़े थे, रो और कॉलम। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का जितना साइड ए होता है उतना ही बड़ा साइड ए है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, तो जैसे हमने कहा ए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एग्जाम्पल के भी तौर पे दे सकते हैं 2 3 4 5, जितना रो है उतना ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। 2 3 2 क्रॉस 3 तो स्क्वायर नहीं हो सकता, दोनों अलग है, तो 3 क्रॉस 3 3 रो और 3 कॉलम है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, यानी कि ये दोनों एलिमेंट अगर बराबर हो तो क्या बोल देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो, और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ दिया रखा है 1 0 0 2, देख रहे हैं, इसका सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक और ले लेते हैं 1 0 0
0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके, 0 है। ओके, फिर है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल और स्केलर में क्या डिफरेंस है हमें समझना है। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। फर्क यह है कि इसके सारे डायगोनल इक्वल दे दिया, 2 0 0 0 2 0 0 0, ये देखिए 3 0 0 3, क्या देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट सेम। तो डायगोनल और स्केलर में फर्क यही है कि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल तो एलिमेंट 0 होगा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। तो जिस मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट सेम है उसको क्या करना है, स्केलर। ओके, इसी का एक और हिस्सा है हमारा आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको जनरली बोल देते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसका ये भी एक तरीके का डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट जिसका 1 हो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 में हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 में होगा। ऐसा जो मैट्रिक्स बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा क्या था, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कहें कि ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है तो बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं। स्केलर मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। क्लियर हो गया, कोई भी तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विषय आप सब ऑलरेडी जानते हैं, बट थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कराना जरूरी है। अब बेटा देखो, अब हमें देखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक चीज तो आपने ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होता है जब वो इक्वल होता है। अब यहां इक्वल का मतलब क्या है, यानी कि उसका ऑर्डर सेम होता है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जो उसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। ओके, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का बराबर होना चाहिए, ये पहला चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 5 और बी एक मैट्रिक्स दे दिया 6 8 9। ओके, अब हमसे कहा गया a प्लस बी निकाल, तो कुछ नहीं करना, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दिया, 2 3 4 5 प्लस 6 8 9 2, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को हमने ऐड करके क्या आ गया 8 8 3 11 9 4 13 5 2 6, ऐड हो। अगर हमसे कहा गया a माइनस बी निकालो तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट को माइनस कर, 2 3 4 5 माइनस 6 8 9 2, रेस्पेक्टिव एलिमेंट में तो 2 में से 6 चला जाएगा, क्या आ जाएगा -4, 3 में से 8 चला जाएगा तो -5, 4 में से 9 गया -5 और 5 में से 2 जाएगा, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को माइनस कर देना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर देना। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दे दिया 2a माइनस 3b निकाल, तो 2a माइनस 3b, a के सारे एलिमेंट को 2 से और b के सारे एलिमेंट को किससे कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो गया 4
6 8 10 आगे ना 12 माइनस 3b, b के सारे एलिमेंट को 3 से कर दिया जाए, 3 6 जा 18, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। ओके, माइनस कर 4 में से 18 चला जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 14, 6 में से 24 चला जाएगा माइनस 18, 8 में से 27 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 19, और 10 में से 6 गया क्या आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी भी मैट्रिक्स को कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा हमारा है मल्टीप्लाई। यहां ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं और इसकी जरूरत हमें पूरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरे चैप्टर में करना है। पूरे चैप्टर में हमें देखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छे से सीख जाना है। देखिए ए का ऑर्डर है P इंटू क्यू और B का ऑर्डर है M इंटू N। ये देखिए दो मैट्रिक्स हमने अलग अलग लिया, ए का ऑर्डर P इंटू क्यू और B का ऑर्डर M इंटू। तो पहला बात जो यहां समझ लेना है कि ए और बी तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए और बी तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर। ठीक है, इफ Q इक्वल टू M हो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। बेसिक बातें बिल्कुल दिमाग में लिख के रख लीजिए। क्या कहा, पहले का कॉलम और दूसरे का तभी मल्टीप्लाई होगा, ए बी निकलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए कि ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2। ओके, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। पहला चीज तो हमारे दिमाग में जाएगा भाई ए बी आएगा नहीं आएगा, तो बेटा क्या देखना है कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तब बराबर है इसका मतलब ए और बी हम निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन रिवर्स कर देता 2 इंटू 3 और बी दे देता 2 इंटू 4, मल्टीप्लाई करो ए बी, तो हम क्या देख रहे हैं भाई इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर नहीं है, इसलिए ए बी नहीं निकल सकता, फाइंड आउट नहीं कर सकते ए बी जो। तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समय है चल रहा है, 20 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आने हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी। किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे सकता है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है जो। ओके, तो याद कर लिया आपने, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, ये तो हमें पता चल गया। अब मान लिया जाए कि हम इसे मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, ए बी निकालने चल रहे हैं, भाई ए बी का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, तो बेटा ऑर्डर वही होगा पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर। ऑर्डर इसका क्या होगा, पहले का रो यानी कि P इंटू एन, ऑर्डर आएगा P इंटू एन, पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर। तो पहला चीज हमने सीखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर क्या है, ये बहुत ही जानना जरूरी था। ओके, तो ये दोनों बात समझ लीजिए। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें यहां तो पता चल गया कि ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। ओके, तो ये दो बातें ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर इसका ऑर्डर आने वाला है। ओके, तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें आना है, मल्टीप्लाई हमें करने को देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, कैसा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए,
ए हमारे पास है 2 4 3 6, है ना। अच्छा, बी है 1 2 3 4 5 6। अब बेटा हमें दिया गया कि ए बी निकालो, तो हम पहले चेक करेंगे भाई मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, यही ना। तो देखिए ए का ऑर्डर क्या था 2 इंटू 2, अब बी का ऑर्डर क्या था 2 इंटू 3। ओके, अब देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका कॉलम है इसका रो बराबर मल्टीप्लाई होगा। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बने 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप समझने के लिए 2 रो और 3 कॉलम है तो 2 रो बना लीजिए आसानी से और 3 कॉलम बना लीजिए। मैट्रिक्स तैयार आपका, नामकरण कर दीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, यही ना। अब कैसे करेंगे बताइए। A11 क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले का रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं। 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 4 को 4 से करेंगे तो 16। 16 और 2 कितना हो गया 18। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 को 2 से किया 4 और 4 5 जा 20 24। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 और कितना हो जाएगा 4 3 6 4 जा 20, कितना आ गया 30। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आया 3 और 6 4 जा 20, कितना आया 27। A22 सेकंड रो सेकंड, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 36। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 3 जा 9 अब प्लस 6 6 जा 36। ओके, तो ये ध्यान से देख लीजिए कि कैसे आपने करना है, क्योंकि तो पूरे चैप्टर में दोनों चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन की हर कदम कदम पे हमें जरूरत है। तो बेटा ये जो आ गया इसके रिजल्ट को हम यहाँ लिख देते हैं, कितना आया था 18 24 30 और 27 36 और 40। ओके, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल यहां देख लेते हैं, चलिए। अब मान लो कि ए हमें दे दिया गया 1 2 3, है ना, एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3, और बी दे दिया 3 4 5, बी एक मैट्रिक्स दे दिया 3 4 5, ऐसे कर दीजिए 3 4 5। ओके, अब हमसे कहा कि ए बी निकालो, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या इसका ए बी आ सकता है या नहीं आ सकता है ना। तो क्या करें, पहले ए का बताइए क्या है ऑर्डर 1 इंटू 3, एक रो और 3 कॉलम। बी का ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम। तो ये क्या मल्टीप्लाई होगा, होगा। क्या रिजल्ट देगा, पहले तो 3 इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 1 इंटू 1, एक रो एक कॉलम, यानी कि एक ही एलिमेंट बनेगा। तो क्या होगा ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया 3 प्लस 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो कितना हो गया 8 3 11 और 15 26। ये आ गया ए बी। इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मतलब ए को जरा हम लोग ऐसे कर देते हैं, कैसे कर दें 1 2 3, और बी को हमने कर दिया 3 4 5, ध्यान दीजिए। ओके, अब चेक करेंगे मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1, है ना, 3 रो और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, सही। अब बेटा इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ए का कितना आ जाएगा रिजल्ट 3 क्रॉस 3, रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस 3, यानी कि हमें
3 रो और 3 कॉलम। यही सारा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिए 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि ये क्या है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सीधा तो कितना आ गया 3। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1 5 2 1, तो 3 2 जा 6 3 4 जा 8 5 2 जा 10 3 3 जा 9 4 3 जा 12 5 3 जा। बोलिए, तो यहां हमने देखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करें। यहां थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वे में हम चले गए। ए इस तरीके से लिया, बी ऐसे लिया, फिर हमने चेक किया कि मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट देगा, फिर हमने इसको रिवर्स करके देखा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट की बातें बिल्कुल समझ लेना है कि कब मल्टीप्लाई होगा, कब मल्टीप्लाई नहीं होगा, और होगा तो उसका रिजल्ट क्या देगा। क्लियर? तो हमने देखा एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, अब यहां पे हम क्या देखने वाले हैं, कुछ और टाइप्स के मैट्रिक्स, और उसके बाद क्वेश्चंस डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं पेपर में। ओके, अब देखिए, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या चीज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ओके, अच्छा, एक चीज से पहले एक चीज और यहां समझा देता हूं, फिर सिमेट्रिक पे आते हैं। बेटा पहला हमारा यहां लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम में बदल दें। रो को कॉलम में बदल देंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कर दिया। अब जैसे ए एक मैट्रिक्स 2 3 4 5 ऐसे दिया, अब कहा कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ए का पावर टी दे दीजिए या ए डैश दे दीजिएगा, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों इसका ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्या करना है, जो रो है ना उसको कॉलम में बदल देना है, 2 3 4 5 ऐसे ले लेना। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें दिया गया कि बी का ट्रांसपोज, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 बी का ट्रांसपोज है। ओके, अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बी का ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो फिर से आपने ट्रांसपोज कर दिया, इसका मतलब फिर से रो कॉलम में बदल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 फिर से बन गया, यानी कि फिर से क्या आ गया, बी आ गया। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर किसी के ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर दें तो वही आ जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या सीखा आपने, रो को कॉलम में बदल देना है, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा ट्रांसपोज कैसे करना है। ओके, चलिए अब हम आ रहे थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का इसे। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, अब जैसे मान ले जाए ए और ए का ट्रांसपोज करने के बाद दोनों के दोनों बराबर आ गया, तो दोनों के दोनों बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे इसे, सिमेट्रिक। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 2 4 एक मैट्रिक्स है, आपने कर दिया इसका ट्रांसपोज, तो क्या आया 1 2 2 4 फिर से जी वही आ गया, तो ट्रांसपोज करने पर फिर से वही आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका हम ट्रांसपोज कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसे, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर वही आ गया तो क्या बन गया, सिमेट्रिक। ओके, अच्छा, एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स यूं ही दे दिया और कहा कि इसको सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक है नहीं। अब जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 हमने ले लिया। अब इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें
ट्रांसपोज करते क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या सेम है क्या? नहीं, सेम तो नहीं, नहीं ना। ए भाई ट्रांसपोज नहीं, इसका ट्रांसपोज करें तो अलग रिजल्ट आ रहा है, इससे सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन हमसे कहा कि नहीं भाई आपको सिमेट्रिक बनाना है, तो क्या करेंगे? तो बेटा इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिए तो क्या आया 2 4 2 6 3 7 10 4 2 6 5 5 10 6 8 14 7 3 10 8 6 14 9 9 18। यही ना आया। अब हम इसको अगर ट्रांसपोज करें, यानी कि P को अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा बताइए 2 6 10, पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा 6 10 14 और 10 14 18। मैच कीजिए, दोनों सेम आ रहा है, आ रहा है ना। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है उसे हमें सिमेट्रिक बनाना है तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो मैट्रिक्स अपने आप क्या बनेगा, सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। याद रखिए कि कैसा भी मैट्रिक्स हो, कोई मैटर नहीं करता, वो सिमेट्रिक है नहीं, हम भाई हमें उसे सिमेट्रिक बनाना है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। ट्रांसपोज को ऐड करते ही मैट्रिक्स क्या बन जाता है, सिमेट्रिक। आगे बात समझ में कि अगर ए के ट्रांसपोज के बराबर है तो सिमेट्रिक होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं है हमें सिमेट्रिक बनाना है तो उसका ट्रांसपोज करके ए के साथ ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा हमारा सिमेट्रिक। ओके, चलिए अगला जो टर्म इसमें है सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ये क्या चीज है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब मान लिया जाए ए हमने लिया 0 2 -2 0। ओके, अब बेटा ए का ट्रांसपोज कर दो तो क्या है 0 -2 और 2 0, यही ना। अब अगर हम क्या करें कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करते 0 2 -2 यही ना आएगा, तो फिर से क्या आ गया, यानी कि किसी का ट्रांसपोज करने पर अगर उसका नेगेटिव आ जाता है, किसी का ट्रांसपोज करने पर अगर रिजल्ट क्या देता है नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे उसे स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो मैट्रिक्स था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया नेगेटिव, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से आ जाए तो क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, चलिए एक एग्जांपल और यहां देखते हैं। अब मान लिया जाए कि हमने ले लिया ए ले लिया 1 2 3 2 4 6 2 0 8, चलिए ऐसा कुछ ले लेते हैं मैट्रिक्स। अब हमसे करे भाई ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो पहले सिमेट्रिक तो हम सीख गए, चेक कर लेंगे। अब करे स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसका नेगेटिव तो आने का सवाल ही नहीं ना। तो ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस। वैसे हालात में हम क्या करें, क्या करें कि ये बन जाए सिमेट्रिक, तो बेट स्क्यू सिमेट्रिक, तो करना क्या है ए का ट्रांसपोज निकाल, ठीक। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 2 4 6 2 0 8, यही ना है। ओके, अब बेटा क्या करना है कि ए में से ए को ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए, या ए ट्रांसपोज में से ए को माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस करते 1 में से 1 गया,
0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, है ना। फिर 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 जाएगा 0, और 6 में 0 गया तो 6 आ गया। ओके, और 2 में से 3 चला जाएगा तो -1, 0 में 6 जाएगा -6, और 8 में से 8 जाएगा तो क्या आ गया। ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, यही आया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं P। अब P को जरा ट्रांसपोज करो, तो P को ट्रांसपोज करता है 0 0 1 0 0 6 -1 -6 0, यही ना है P का ट्रांसपोज हमारा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रिजल्ट देगा, 0 0 1 0 0 6 -1 -6 0। फिर से क्या आ गया हमारे पास, P आ गया, यही ना P था। तो क्या बताया ये कि A माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्सक्यूज में। ठीक, तो A प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक, A माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, ज्यादा वेटेज नहीं है, बट जो भी क्वेश्चन बनेगा ध्यान से आपको करना है, A to Z क्वेश्चन करते जाइए मेरे साथ, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, A और I गिवन है, I तो हमें पता ही पहले से क्या होता है, और कह रहे कि A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I है, तो हमें K का वैल्यू निकालना है। ये देखिए A है 3 -2 4 -2। ओके, अब क्या कहा, A स्क्वायर इक्वल टू, A का स्क्वायर पहले निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 -2 4 -2, और A 3 -2 4 -2। याद रखिए स्क्वायर का मतलब नहीं होता कि सीधा स्क्वायरिंग कर देना आपको। ओके, तो क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9 -8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 प्लस 4, ये हो जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 -8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8 अब प्लस 4। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, -6 और 4 क्या हो जाएगा -2, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, -8 और 4 क्या हो जाएगा -4। ओके, ये आपने A स्क्वायर निकाला। फिर से एक बार देख लीजिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 -8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 प्लस 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 -8, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8 प्लस 4। ओके, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू KA -2I, तो बेटा A स्क्वायर क्या आ गया 1 -2 4 -4, यही ना। K A हमारे पास है 3 -2 4 -2 -2I हमें पता है 1 0 0। ओके, तो क्या आया 1 -2 4 -4, कितना हो गया 3K -2K 4K -2K, और ये -2 0 0 2, यही ना।
तो 1 -2 4 -4 और ये 3k -2 और ये -2k और ये 4k और ये -2k +2, यही आ गया। अब हम जानते हैं कि LHS और RHS दोनों हमारा क्या होगा, सेम हो। दोनों जब इक्वल है तो प्रत्येक एलिमेंट इक्वल होगा, तो किसी एक एलिमेंट को रख करके आपको देख लेना है। अब देखिए इन दोनों को लें, इसको फर्स्ट और इसको फर्स्ट, 3k -2 = 1, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/3 1। अगर हम दूसरे को कंपेयर करें, -2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तीसरे को कंपेयर करें, k का वैल्यू 1, यानी कि जब इक्वल है तो हर हाल में k का वैल्यू सेम आएगा, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंपली रख देना है, ध्यान देना है सिर्फ मल्टीप्लाई के ऊपर, और काम आप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि जल्दीबाजी में स्क्वायर में हम सीधा स्क्वायर कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो रूल बताया हूं उसी पे आपको करना है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा, f(x) हमारे पास है cos x, है ना, f(x) है cos x - sin x 0। ओके, तो बेटा यही हम सीधा ही निकाल लेते हैं। LHS है f(x) fy, तो f(x) तो हमारे पास गिवन है, तो क्या हो गया cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। अब fy लेना है, तो f(x) में और fy में क्या डिफरेंस है, x और y। तो क्या करेंगे, x के जगह पे y को रिप्लेस कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो क्या हो गया cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, यही ना। चल अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्या सिखाया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x cos y, cos x cos y, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और sin x sin y माइनस sin x sin y। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस sin y cos x और माइनस cos y sin x। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये तो 0, ये भी 0 और ये 0, पूरा का पूरा 0। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, sin x cos y, sin x cos y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, cos x cos y, प्लस है बीच में cos x cos y। फिर इसको अभी से कीजिए, तो माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, और इधर क्या हो गया है 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो 0 ही हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 हो जाएगा, थर्ड रो 0 0 1 हो जाएगा, ये हमारा इसका प्रोडक्ट है। अब देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला है, बोलिए, cos x प्लस y का। ओके, यहां अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो sin x cos y प्लस cos x sin y किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin x प्लस y का, और ये हमारे पास क्या है 0। फिर cos x cos y sin x sin y, उल्टा लिख दिया लगता है, cos x cos y कौन सा है, सेकंड वाला है, सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई है, सॉरी। ओके, तो कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। और ए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। अब देखिए ये आपने लिख दिया फॉर्मूले। अब बेटा x था तो एंगल x था, y था तो एंगल y है। एंगल के जगह पर क्या आ चुका है? f x प्लस वाई आ गया, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? f x प्लस वाई। यही हमें प्रूव करना था। एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होता है। बोलिए क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए गिवन है, बी गिवन है। ए हमारे पास है -2 4 5 और बी हमारे पास है 1 3 -6। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक, तो पहले ए बी निकाल देते हैं। ए बी -2 4 5 और बी है 1 3 -6। बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या सिखाया था? इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना है? 1 × 3। तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई तो होगा, दोनों होगा ना। अब मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 × 3, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 3 × 3, 3 रो 3 कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 आ गया। फर्स्ट रो कितना हो गया? 4 4 3 जा 12 -24। ए और ए 5 5 3 जा 15 -30। ये हमारा ए बी आ गया। ओके, अब निकाल दीजिए ए बी का ट्रांसपोज। क्या आ गया? -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। ओके, ये हमारा LHS आ गया। आ गया LHS। अब RHS में क्या कह रहा है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज करें तो 1 3 -6 और A का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 4 और 5। पलट गया, रो कॉलम में बदल गया हमारा। ओके, अब कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। 1 को तो क्या आया? -2 4 5, 2 से करेंगे -6 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 6 से करेंगे तो 12 और 6 4 जा -24 और 6 5 जा 30 -30। ये आ गया हमारा RHS। अब चेक करते हैं LHS RHS इक्वल है नहीं, तो -2 4 5 -6 12 15 12 -24 आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया? ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वेरीफाई हो गया। ओके, बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है क्या कह रहा है। एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। यहां करें कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस एज सम दे दीजिएगा, एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
तो पहले सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले छोटा है वो देख लेते हैं। क्या बेटा, ए ले लिया 3 5 1 माइनस, ठीक है। आपको करना क्या है, ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 3 1 5 माइनस। ओके, पहले स्टेप में कर दीजिएगा P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2। हम जानते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, कोई चेंजिंग उसमें नहीं आना। तो क्या होगा बेटा, ये देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6 6 6 माइनस 2। अगर हम लोग हाफ से डिवाइड करें 3 3 3 माइनस, ये P आ गया, ये है सिमेट्रिक। दिखाना चाहते हैं तो आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग P का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 3 माइनस। तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। हो गया, ओके। अब ले लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक, Q ले लीजिए। Q इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज कर देना, ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 में से 3 चला गया, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा -4, अब -1 में से -1 जाएगा 0। ओके, अब अगर हम इसका Q का ट्रांसपोज करके देखें तो क्या हो जाएगा, यह जाएगा 0 -4 4 और 0। अगर हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो 0 4 -4 0, फिर से क्या गया हमारे पास Q। तो देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, यही ना। तो P हमारा सिमेट्रिक आ गया और Q स्क्यू सिमेट्रिक। हमने क्या किया, A और A का ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक आ गया, A से A के ट्रांसपोज को माइनस कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए P प्लस Q, P प्लस Q को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P कितना आया था 3 3 3 -1, Q कितना आया आपका 0 4 -4 0, ऐड करें तो कितना आ जाएगा 3, यही ना। Q आया है 0 4 -4 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 है, 4 और 3 कितना होता है 7। अच्छा, हमने डिवाइड, सॉरी एक चीज यहाँ गलती हो गई कि हमें Q इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 भी करना था, है ना। तो 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 2 -2 0, ठीक है। तो बेटा ये हो गया, यही काट करके बना दीजिए 2 -2, A 2 और A -2। ओके, तो इसको मिटा देता हूं, 0 2 -2 और 0। यहाँ मैं ऐड कर रहा था तो नहीं आ रहा था, पता चला कि नहीं हमने डिवाइड वहां नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा 3 आ गया, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 3 में से 2 गया 1 -1 और 0 -1, ऐड कर देखिए फिर से क्या आ गया ए आ गया। ओके, तो क्या करना है P इक्वल टू ए का A प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2, अपने आप सिमेट्रिक बनेगा। Q इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2, अपने आप स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। P और Q को ऐड करेंगे तो अपने आप रिजल्ट क्या आ जाएगा A आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम इसमें से ले लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। चलिए शुरू कीजिए आप लोग, मैं भी बना रहा हूं, देखिए कौन पहले बनाता है। ए क्या है बेटा 2 -2 -4 2 -2 -4 और -1
3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस, तो क्या बताया, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या आया 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस, नहीं ना। अब क्या सिखाया था, P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अब ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, बाई 2 भी देना है तो 1/2 ऐड कीजिए, 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और 1 क्या हो जाएगा माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 3 3 6, 4 माइनस 2 2 और ये माइनस 3 माइनस 2 और 4 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6। ओके, अब हमें क्या किया कि 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 और ए माइनस 3। आपने क्या करना है कि पूरे क्यू में ए माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने के बाद 2 से पूरे को डिवाइड कर देना है, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही होगा जो है। अब ए अपने आप क्या बनेगा, सिमेट्रिक होगा, ए अपने आप में सिमेट्रिक देगा रिजल्ट। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से यही आ जाए, समझ गए। दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, पी का ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 और माइनस 3। देखिए जो P था वही P का ट्रांसपोज है, P आ गया इज क्या हो गया सिमेट्रिक। ओके, P सिमेट्रिक। अब Q ले लेते हैं, A माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2, तो क्या हो गया 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0, माइनस 2 में से माइनस 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। माइनस 1 में से क्या आ गया माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, 1 में से माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया 4 1 5, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 0। ओके, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 और 0। ओके, अब P और Q को ऐड कर देते हैं, ये हमारा SQ सिमेट्रिक देगा, रिजल्ट अपने आप देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो देखिए क्या आएगा, कहां है हमारे पास P आया था 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3, है ना, प्लस Q 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। बेटा इसको ऐड कर दीजिए तो देखिए 2 और 0 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये माइनस 3/2 और माइनस 1/2 माइनस 4/2 यानी कि माइनस 2, माइनस 3/2 और माइनस 5/2 माइनस 8/2 यानी कि माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 3/2 और 1/2 तो माइनस 3 और 1 ऐड करें तो माइनस 2, माइनस 2/2 क्या हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। माइनस 3/2 और 5/2 तो 5 में से 3 चला जाएगा क्या हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो गया 1, 1 और माइनस 3 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा माइनस 2, माइनस 3 और 0 को ऐड करेंगे तो माइनस। चेक करते हैं ए क्या है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3,
ए आ गया, है ना। तो एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी आता है एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपने क्या करना है, P निकालना है। P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2, Q इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2, और दोनों को ऐड करेंगे, अपने आप जो क्वेश्चन था। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या देख रहे हैं यहां पे, फिफ्थ क्वेश्चन, cos a माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा ए गिवन है ना, और कर ए है हमारे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यही ना, ए हमारे पास गिवन है। अब यहां लिखा क्या है, a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन फाइंड अल्फा। तो बेटा यहां लिख दिया a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो a तो लिख दीजिए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब जरा इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा ना, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा इक्वल टू आई 1 0 0। दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0, cos अल्फा 2 cos इक्वल टू 1 0 0। अब कंपेयर कर दीजिए, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो बताइए अल्फा में cos में 1/2 कहाँ होता है, cos 60 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। बोलिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 6 में प्रूव करना है, करे कि A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि A और B अगर सिमेट्रिक है तो AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमें AB माइनस BA को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब गिवन क्या है, A और B सिमेट्रिक है, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, A, और B का ट्रांसपोज क्या होने वाला है, B। हम जानते हैं कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, A का ट्रांसपोज A और B का ट्रांसपोज B होता है। अब हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक कब प्रूव हो जाएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें और क्या आ जाए, इसका नेगेटिव आ जाए, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाए, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ले लेते हैं AB माइनस BA का हमने कर दिया जी ट्रांसपोज, तो क्या आया, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज क्या हो गया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज क्या होता है, B A ट्रांसपोज A, A ट्रांसपोज A B ट्रांसपोज। अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, AB माइनस B। ओके, तो देखिए AB माइनस BA को हमने ट्रांसपोज किया था तो क्या आया, इसका नेगेटिव। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करने पर उसका नेगेटिव आ जाता है, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। बोलिए, क्लियर है, बिल्कुल गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत बार आ चुका है 1 मार्क में, 1 नंबर में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहा। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अब देखते हैं। 7th कर रहा है, करे भाई A का स्क्वायर इक्वल टू A है, A का स्क्वायर इक्वल टू A,
अब हमें बताना है i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू क्या है। ओके, तो बेटा पहले करें a प्लस बी का होल क्यूब खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, माइनस 7 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए आई एक ऐसा टर्म है कि उसको आप एक बार, दो बार, 10 बार, कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, है ना। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी नंबर को मैट्रिक्स बनाने के लिए आई का यूज किया जाता था। तो आई क्यूब क्या होगा, आई। अब देखिए ए क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आई का स्क्वायर आई ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस 7। ओके, तो आई ए स्क्वायर क्या है, ए है इंटू ए प्लस, अब एक चीज याद रखिए कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किसी भी नंबर को मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज होता है। अगर हम उसे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप खत्म हो जाता है। यानी कि आई ए इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ए होगा। किसी भी मैट्रिक्स से अगर आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई खत्म हो जाएगा, आई का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, तो ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए हो गया, 3a और ये भी क्या हो जाएगा 3a माइनस 7। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। ए स्क्वायर क्या है, a प्लस 6a माइनस 7 है। तो a और a तो कट गया, तो क्या आ गया i। तो i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a का रिजल्ट क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। बार बार एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हमारा। ओके, क्लियर है। चलिए और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर से। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहे हैं कि x माइनस 5 माइनस 1 है ना, और इधर है 1 0 2 0 2 1 2 0 x 4 1 इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि x का वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, x 5 से 0 को करते 0 हो जाएगा -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x को 0 से करेंगे तो 0, -5 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा 2x -5 और -3 -8। ओके, x 4 और 1 है। अब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस 4 -10 प्लस 1 2x -8 इक्वल टू 0। नहीं ना होगा, तो क्या हो गया, x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। क्लियर, तो 2x से 2x तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर -48 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 48, 48 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 3 48, पेयर बन के बाहर आ गया 2 इंटू 2 √3 4 √3। ओके, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 और क्या बेटा x माइनस वाई इक्वल टू
3 0 0 3, दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, y से y कट गया तो 2x, इन दोनों को ऐड किया तो 10 0 2 8 है ना। अब x इक्वल टू 2 से डिवाइड करें तो 5 0 1 4, x का वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू यहां डाल दिया 7 0 2 5, तो y का वैल्यू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1, तो 7 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 2, 0 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, x और y की वैल्यू आता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने 10th में जो एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है उसी मेथड को अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करे कि देखिए x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू n है ना, y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू k, z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू p, और w का ऑर्डर कितना है, w है n इंटू 3, और p का ऑर्डर कितना है, p का ऑर्डर है p इंटू k। ओके, p का ऑर्डर है p इंटू k। ओके, p का ऑर्डर हमारे पास p इंटू k गिवन है, तो इसमें से आपको बताना क्या है, p का ऑर्डर है p इंटू के। यस, तो बेटा क्या बताना है इसमें कि बताओ कि इसका रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन NPK। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है इसमें, PY प्लस WY, ध्यान दीजिएगा PY कहाँ है, P है और Y है, यही ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, हो रहा है ना। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। तो पहले का कॉलम कितना है k और इसका रो कितना है p, यानी कि k इक्वल टू क्या आना चाहिए p आना चाहिए, तभी p और y मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए ऐसा करते हैं p इंटू वाई, सॉरी ऐसा कीजिए, चलिए p पहले है ना तो यहां रख दीजिए, p का ऑर्डर कितना है p इंटू के, और y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू के, ठीक है। अब जब देखिए पहले का ऑर्डर और दूसरे का, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर, वहां उल्टा ले रहे थे ना, उल्टा लिखा हुआ था y पे, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि कब मल्टीप्लाई होगा जब k इंटू के इक्वल टू 3 है ना, k का वैल्यू 3 दिया हो। ओके, अब जब py जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p k, पहले का रो और दूसरे के कॉलम के, py का ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरह से हम wy की बात करें तो w का ऑर्डर क्या है n इंटू 3, और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, यानी कि a बराबर है तो w और y का ऑर्डर क्या आएगा n इंटू, ये आएगा। अब बेटा इसमें कह रहा है कि py प्लस wy, तो py का ऑर्डर हमने देखा था क्या था p के, और wy का ऑर्डर क्या था n के, यही था ना। ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहा है, और दो मैट्रिक्स ऐड तभी होता है जब उसका ऑर्डर सेम, ठीक है। तो ऑर्डर सेम का मतलब क्या होगा पी के इक्वल टू एन के, तो के से तो के कट जाएगा, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एक रिजल्ट आ गया p इक्वल टू एन, और दूसरा रिजल्ट कितना आया था k इक्वल टू,
तो इसका रिस्ट्रिक्शन यही हो गया, अगर ऑप्शन में देता है तो ऑप्शन में, अगर ऐसे सॉल्व करने के लिए देता है तो ऐसे। p का वैल्यू n आ गया और k का वैल्यू 3 आ गया। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होता है। जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले के रो और दूसरे के कॉलम के बराबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है। दूसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है कि n इक्वल टू p है, ठीक है, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई ये तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो, है ना। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर सेम होने वाला है। तो x का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू n, इक्वल टू z का ऑर्डर कितना है, z इंटू p, यही ना है। लेकिन पहले से दे रखा है भाई n और p बराबर है, तो z किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो इस तरीके से किसी के भी ऑर्डर को हम निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बढ़ना है किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कहा, एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या बेटा, 2x जेड वाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 और एक 3 3 5 4 6। तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 9 15 12 18। तो क्या होगा, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 15 12 18। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 9। कंपेयर कर देते सब, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2y इक्वल टू 12 और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, है ना। अब निकाल लीजिए वैल्यू। तो 2x इक्वल टू 6, इधर जाके माइनस हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 3 या 6। 2z इक्वल टू 18, तो z इक्वल टू 9, है ना। 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6। इधर जाके 12, तो t इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 to 12। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास है x 1 2 3 4 5 6 और a -7 -8 -9 2 4 और 6। ओके, तो क्या करें, x का वैल्यू ले लीजिए। हाँ, अब यहां हमें देखना होगा इक्वल टू है कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो x क्या है, यहां पे एक मैट्रिक्स है, किसी एलिमेंट के रूप में यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई x का ऑर्डर क्या आएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि x का ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। ओके, अब m और n का वैल्यू निकालिए। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो n इक्वल टू कितना होगा 2, नहीं ना।
और जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा m इंटू 3, है ना। तो m इंटू 3 इक्वल टू कितना है 2 इंटू 3 है, तो m का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। n भी 2 m भी 2, यानी कि x का ऑर्डर क्या बना 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 हो गया। तो ले लेते हैं a b c d, x को मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 और 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b, है ना, और a c प्लस 4d 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4। ओके, अब जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है उसको कंपेयर कर देते हैं। a प्लस 4b इक्वल टू -7 और 2a प्लस 5b इक्वल टू कितना -8। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो एलिमिनेशन लगा दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, साइन बता दीजिए माइनस माइनस प्लस, 8b में से 5b गया तो 3b और -14 अब +8 -6, तो b इक्वल टू कितना हो गया -2, b का वैल्यू -2 आ गया। अब b का वैल्यू अगर हम लोग -2 यहाँ पे डाल दें तो कितना आ जाएगा -8 अब +7, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको कर लेते हैं, c प्लस 4d इक्वल टू t और 2c प्लस 5d इक्वल टू कितना है 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4 और ये 2c प्लस 5d इक्वल टू ये भी 4 ही है, माइनस 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 ये तो कट जाएगा, 3d इक्वल टू 0, d का वैल्यू कितना आ गया 0, है ना, और d का वैल्यू 0 डाले तो c कितना आ जाएगा 2, c इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरीके से a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, d का। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स निकालने के लिए अगर देता है इस तरीके से तो पहले आप क्या करेंगे कंपेयर करेंगे किसको, इसके ऑर्डर में, और तभी आप मैट्रिक्स कोई बनाएंगे। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। ओके, चलिए, एक्चुअली मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में हमारा 3rd और 4th चैप्टर सारा क्लियर हो जाएगा, बट 3rd चैप्टर में हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे लगता है कि लगभग 1.3 आवर का वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। 4th चैप्टर के लिए अलग से वीडियो लाएंगे और जल्द लाएंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है कि इसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाना है। ओके, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि आपके साथ वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।